जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 4 इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे, जो कि टॉपिक होगा भारत की नदियाँ। ठीक है, तो भारत की नदियों के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो भारत की नदियाँ को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा क्षेत्र क्या होता है, और भारत की नदियों को पढ़ने के लिए किस प्रकार पढ़ना चाहिए। तो उसमें पहले हिमालयी अपवाह तंत्र पढ़ते हैं और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पहले शुरू हम एस्चुरी से करेंगे। तो जान लेते हैं कि एस्चुरी क्या होता है। देखिए दोस्तों, सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहां नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है। ठीक है, देखिए पश्चिमी तट की जितनी नदियां जाके पश्चिम तट में जाती हैं, ठीक है, पश्चिम तट पर जितनी नदियां जाती हैं वो सब एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एग्जाम्पल भी नीचे लिखा हुआ है, पहले जान लीजिए कि एस्चुरी क्या है। तो आधा बंद जो खारे पानी का जो क्षेत्र होता है, यानी कि आधा खुला हो आधा बंद हो, ठीक है, तो उस वहाँ पे जो नदियाँ गिरती हैं तो वो नदियों के द्वारा एस्चुरी का निर्माण किया जाता है। एस्चुरी मतलब एक तरीके से कूड़ा करकट जो होता है, जो नीचे गिराती नदियाँ, वही एस्चुरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं, तो इनको आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले कि नर्मदा नदी के द्वारा एस्चुरी का निर्माण किया जाता है। ताप्ती नदी, मांडवी नदी, ठीक है, ये नदियाँ जो हैं ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी को हिंदी में ज्वार नद मुख कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। अब डेल्टा नदी को जान लेते हैं कि डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। तो नदी जहाँ महासागर से मिलती हैं, जो नदियाँ जहाँ पे महासागर से मिल जाती हैं, उसी जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धाराओं में बट जाती हैं, उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। दोस्तों देखिए, जहाँ पे नदी जब जो है कि महासागर में जाके मिलती हैं तो वो अपने साथ जो मिट्टी बहा कर लाई रहती हैं, तो मुहाने पे जहाँ पे मिट्टी इकट्ठा कर देती हैं वो कुछ त्रिभुजाकार का होता है, उसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए एग्जाम्पल में कौन कौन सी नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, इन नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों आप ये भी जानिए कि जो पूर्वी तट पे है वहाँ डेल्टा का निर्माण होता है, और जो पश्चिमी तट है वहाँ पे अधिकतर ज्वार नद का निर्माण होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये पॉइंट जानने के बाद अब आपका जो है कि आप पढ़ते हैं कि भारत का अपवाह तंत्र को दो भाग में कैसे हमने बांटा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले होता है हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरे नंबर पे होता है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग हिमालयी अपवाह तंत्र कैसे पढ़ते हैं, तो मैंने आपको भारत के पर्वत में पढ़ाया हुआ है कि यहाँ पे हिमालय श्रृंखला है। ठीक है, तो हिमालय श्रृंखला, हिमालय से निकली हुई जितनी नदियाँ हैं सब जो है कि ये हम हिमालयी अपवाह तंत्र में लेते हैं। ठीक है, ये का एरिया, ये जो एरिया है ये हिमालयी अपवाह तंत्र में आता है। और नंबर 2, जब प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की बात करें तो नीचे का ये जो दक्षिण का भाग है, भारत का जो दक्षिण का भाग है, इसको प्रायद्वीपीय भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये पानी से 3 तरफ से घिरा हुआ है, सागर से 3 तरफ से घिरा है। यहाँ पे आपका जाएगा, ये आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे हो जाएगा अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, तो इसलिए इसको कहते हैं प्रायद्वीप। तो हम एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को देखेंगे और एक हिमालयी अपवाह तंत्र को देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हिमालयी अपवाह तंत्र में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, तो हमें हिमालयी अपवाह तंत्र में नंबर 1 पे हमें पढ़ना पड़ेगा सिंधु। ठीक है, सिंधु, ठीक है, सिंधु नदी के बारे में देखेंगे और गंगा नदी के बारे में देखेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखेंगे। तो इन तीनों नदियों के बारे में देखेंगे हम किसमें दोस्तों, हिमालयी अपवाह तंत्र में, और काफी अच्छे से जानेंगे कि इन नदियों का उद्गम कहाँ होता है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इतना अच्छे से हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिंधु अपवाह तंत्र को। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए सिंधु नदी तंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मैं सब कुछ इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे तिब्बत है, आपको पता है। तो तिब्बत में एक मानसरोवर झील है। ठीक है, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। तो तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और जो कि
ये यहाँ पे देखिए लद्दाख, ये आपका लद्दाख ये का एरिया है यहाँ पे, तो लद्दाख में जगह है दमचोक। तो लद्दाख के दमचोक से सिंधु नदी इंटर करती है भारत में, और ये उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए, और ये फिर यहाँ पे गिलगिट से होते हुए, ठीक है, गिलगिट से होते हुए यहाँ पे पाकिस्तान के दर्दिस्तान से फिर ये पाकिस्तान में इंटर कर जाती हैं, ठीक है, दर्दिस्तान इंटर कर जाती हैं पाकिस्तान में, ठीक है दोस्तों। और ये बहते हुए ये कहाँ जाती हैं, तो यहाँ पे कराची का पूर्व का हिस्सा है, कराची के पूर्व, पाकिस्तान में जो कराची के पूरब के हिस्से से बहते हुए ये अरब सागर में गिर जाती हैं नदी, ठीक है, अरब सागर में, यहाँ लिख दे रहा हूँ अरब सागर, अरब सागर में। अब देखिए, तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो गया कि सिंधु नदी का जो प्रवाह है वो 3 देशों से है। कौन कौन? एक चीन, ये तिब्बत चीन में ही आ जाता है, चीन, और एक भारत और पाकिस्तान, ठीक है, चीन, भारत, पाकिस्तान, सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती हैं। अब बात करें सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो सिंधु नदी की देखिए लंबाई है 2880 किलोमीटर, ठीक है, 2880 किलोमीटर। उसके बाद सिंधु नदी को जो है कि अरब सागर में गिरने से पहले इस सिंधु नदी में 5 नदियां और आके मिलती हैं, ठीक है। सिंधु नदी की कुल 5 नदी क्या है, सहायक नदी है। तो सहायक नदी की बात करें, सिंधु नदी की सहायक नदी, तो कुल 5 नदी हैं, ठीक है, 5 नदियां हैं। पहले नंबर पर चिनाब, चिनाब नदी, दूसरा झेलम नदी, तीसरा रावी नदी, चौथा ब्यास नदी, और 5वां सतलज नदी, ठीक है। देखिए ये सब नदी याद होनी चाहिए, ये सब नदी से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले चिनाब नदी, झेलम नदी, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदी क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। और इनमें सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो चिनाब नदी है, ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी तो चिनाब है, ठीक है। कौन सी नदी है, चिनाब है, याद रखेंगे। अब देखिए, तो चिनाब नदी का आप देखते हैं कि उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है K12 लारा दर्रा, ठीक है। अब बात करते हैं चिनाब नदी के बारे में। तो चिनाब नदी का जो उद्गम होता है वो होता है हिमाचल प्रदेश में K12 लारा दर्रे से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर K12 लारा दर्रा है यहाँ पर, और यहीं से क्या होता है दोस्तों, तो चिनाब नदी का उद्गम होता है। और ये चिनाब नदी कहाँ जाके मिल गई, कहाँ जाके मिल गई, सिंधु नदी में, कहाँ पे, पाकिस्तान में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चिनाब नदी में बाकी सारी नदियाँ जो बची हैं वो आके मिल जाती हैं चिनाब में, ठीक है। तो यहाँ देखिए चिनाब नदी हमने देख लिया कि उद्गम कहाँ से होता है। और झेलम नदी देखते हैं, तो झेलम नदी का जो उद्गम होता है, झेलम नदी तो कश्मीर घाटी के बैरीनाग से, बैरीनाग झील से, लिख लीजिए, बैरीनाग झील से उद्गम होता है, ठीक है, बैरीनाग, तो कश्मीर घाटी से, यानी इधर से आपका ये आके कहाँ मिलेंगी, चिनाब नदी में, ठीक है। ये कहाँ मिलेंगी, चिनाब नदी में, यहाँ से उद्गम हो गया बैरीनाग। अब देखते हैं रावी नदी। तो रावी नदी का उद्गम जो होता है वो हिमाचल प्रदेश में ही एक रोहतांग दर्रा है। कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, ठीक है, रावी
हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से, ठीक है। अब देखिए ब्यास नदी को देखते हैं, तो ये भी जाके नदी, ये जो रोहतांग नदी है, ये भी जाके क्या होगा दोस्तों, मिल जाएंगी, ठीक है, किसमें, चिनाब नदी में। अब उसके बाद बात करते हैं ब्यास नदी की, तो सबसे पहले इसके बाद सतलज देख लेते हैं। तो सतलज नदी का जो उद्गम होता है, ये मानसरोवर के ही निकट जो है कि राक्षस ताल है, राक्षस ताल से उद्गम होता है, किसका, यहाँ लिख दे रहा हूँ, राक्षस ताल, राक्षस ताल से उद्गम होता है किसका, तो सतलज नदी का। और ये सिंधु नदी के समांतर में बहते हुए ये दोस्तों कहाँ मिल जाती है, यहाँ के, ये मिल जाती हैं चिनाब नदी में, ठीक है, चिनाब नदी में जाके मिल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर अब बच गया कौन, एक ब्यास नदी। तो ब्यास नदी का जो उद्गम होता है, इनका उद्गम भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से ही होता है, किसका, ब्यास नदी का। और ये ब्यास नदी जाके पंजाब में एक स्थान है हरिके, ठीक है, पंजाब में एक स्थान है हरिके। तो पंजाब के हरिके में, हरिके पंजाब के हरिके में ये जाके मिल जाती हैं, और ये यहाँ से नदी बढ़ती है आगे, और ये नदी मिल जाती है चिनाब नदी में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पांचों नदियाँ क्या हैं, अब मिल गई हैं। तो यहाँ से अब ये जो है कि 45 किलोमीटर आगे बढ़ती हैं ये नदियाँ, तब तक जहाँ पे पांचों नदियाँ मिल गई, यहाँ से 45 किलोमीटर तक लगभग आगे बढ़ती हैं। कब तक 45 किलोमीटर, जब तक ये सिंधु नदी में जाके मिल नहीं जाती, ठीक है। तो ये 45 किलोमीटर दूरी तक ये पांचों नदियाँ जो आके मिली हैं, इस इतने दूरी को पंचनद नदी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पांचों नदियाँ आके मिल गई हैं, इसलिए पंचनद नदी बनकर आगे सिंधु नदी में जाके मिल जाती हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अब ये पॉइंट तो हो जाता है। यहाँ देखिए जब ये ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकल के पंजाब के हरिके में मिली हैं, तो इसी संगम से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। इंदिरा गांधी नहर जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है, और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर है। उद्गम कहाँ से होता है, तो पंजाब के हरिके से। पंजाब के हरिके में कौन से दो नदी का संगम हुआ है, तो एक सतलज नदी और एक ब्यास नदी, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये इंदिरा गांधी जो नहर है, ये पंजाब से होते हुए राजस्थान में इंटर करती हैं, और राजस्थान से होते हुए गुजरात में, ठीक है। पूछा जाएगा ये इंदिरा गांधी नहर का सबसे ज़्यादा लंबाई कौन से राज्य में है, तो आप बताएंगे राजस्थान में है। और राजस्थान में कुल कितना लंबाई है, तो 470 किलोमीटर है, ठीक है, 470 किलोमीटर है राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की लंबाई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिख देता हूँ ब्यास नदी का भी हुआ है रोहतांग दर्रे से, ठीक है। और सतलज नदी राक्षस ताल से। राक्षस ताल कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, तिब्बत में ही है, मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सिंधु नदी तंत्र समझ में आया होगा। तो सिंधु नदी तंत्र से इतना क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब इतने को याद रखेंगे सिंधु नदी तंत्र को। तो आइए दोस्तों सिंधु जल समझौता से भी एक क्वेश्चन बनता है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। सिंधु जल समझौता, ठीक है। तो 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। 1960 का ये नियम है, अधिनियम है। सिंधु जल समझौता का क्या है, तो ऊपर की जो 3 नदियां हैं, जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, ठीक है, सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका जल जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक। और नीचे की जो नदियां हैं रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज, इनका जल भारत यूज करेगा, ठीक है। भारत इन नदियों का 20% जल यूज करता है। और ये जो है कि यहाँ लिख देता हूँ, भारत इन नदियों का
20% जल इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान 80% इस्तेमाल करता है, 80%। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। ये 1960 का ये एक्ट है, अधिनियम है कि सिंधु जल समझौता क्या है। तो पूछा जा सकता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। किन 3 नदियों का अधिकार पाकिस्तान के हाथ में है और किन 3 नदियों का अधिकार भारत के हाथ में है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे समझ आपको सिंधु नदी तंत्र कैसे है, क्या है, कौन सी सबसे बड़ी सहायक नदी है, कितनी नदियां आकर मिलती हैं, कहाँ से उद्गम होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र भी पढ़ेंगे और काफी मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, पूरा कवर करेंगे। तब तक के दोस्तों जय हिंद।